आदाब नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास शख्सियत, साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट, साबिक़ सफ़ीर, सहाफ़ी और कांग्रेस तर्जुमान जनाब मीम अफ़ज़ल साहब। मीम अफ़ज़ल साहब, आपका खैर मक़दम है ख़ास मुलाकात में। और गुज़िश्ता ख़ास मुलाकात में जब हमने आपसे बात की थी तो बहुत ज़्यादा हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर हमने महवर मरकूज़ किया था। अब हम सियासत पर ज़्यादा बात करेंगे। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब पार्लियामेंट में सीटें काफ़ी कम होती हैं तो बाहर भी उसका एक तासुर कायम होता है और ये सपोज कर लिया जाता है कि पार्टी कमज़ोर अगर हुई है या उसकी सीटें कम आई हैं तो मुकाबला भी उस लेवल का नहीं हो रहा है। तो ये एक तासुर है। आप ये देखिए कि आज पूरे मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, उसके कारनामों को, उसके गलत कामों को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने उठाया है और उनकी घेराबंदी की है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये पार्टी जो कहती है कि हमने कोई किसी भी तरह का करप्शन जो है वो उससे पाक है, उसके ताल्लुक़ से हम तकरीबन 18 स्कैंडल्स उजागर कर चुके हैं। ये अलहदा बात है कि मीडिया का एक ख़ास हिस्सा हमारी बात को थोड़ा सा दबा कर चलता है और उसकी वजूहात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम यकीनन इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां हमको दो लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं। एक तो हम उस ताकत से लड़ रहे हैं जो देश को बांटने की ताकत है, दूसरी तरफ हम उनकी जो गवर्नेंस है उसके ऊपर सवालिया निशानात लगाते हैं और ठोस दलाइल के साथ लगाते हैं, सबूतों के साथ लगाते हैं। आप उठाकर पिछले 2-3 साल की कांग्रेस की अगर प्रेस रिलीज़ देखें जिसमें मुख्तलिफ लीडरों ने बयानात दिए हैं तो आपको देखकर ये हैरत होगी कि हमने इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स उजागर किए लेकिन वो गुफ्तगू का मौजू नहीं बन सके, इसलिए कि मीडिया का एक ख़ास हिस्सा इस काम में लगा हुआ है। आप कहेंगे कि आप हर चीज़ का ठीकरा जो है वो मीडिया पर तोड़ते हैं। मैं ख़ुद मीडिया से हूँ और मैं जानता हूँ कि मीडिया का रोल क्या होता है और उसको कैसा होना चाहिए, और अगर वो आज कुछ कर रहा है तो उसकी बारीकियों को जैसे आप समझते हैं हम भी समझते हैं। आज की कांग्रेस जो है वो तहरीक वाली कांग्रेस नहीं है। उसके अंदर वो तवानाई, वो सड़क पर उतरने वाली बात नहीं है। देखिए, हार्दिक पटेल सड़क पर उतरते हैं, जिग्नेश मेवानी सड़क पर उतरते हैं, अल्पेश ठाकुर सड़क पर उतरते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो आपकी जो रहनुमाई है वो सड़क पर उतरना ही नहीं चाहती है। मैं आपको बताऊं, ये एज ए होल पूरी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जो सड़क की पॉलिटिक्स थी वो सोशल मीडिया के आने के बाद उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही। और ये सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, ये तकरीबन सब पार्टी। आपने अब जिग्नेश की बात की, आपने दूसरे शहरों के अंदर सड़क पर उतरने का आज कोई महत्व नहीं हो गया है। आज महत्व इस बात का है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक कितना पहुंच रहे हैं, नंबर 1। दूसरे, जो आपने कहा आप नहीं उतर रहे, राहुल गांधी तो मुसलसल सड़क पर हैं। जब से वो कोई काम कर रहे हैं, वो गांव में गए हैं, देहातों में गए हैं, उनको बीजेपी ने क्रिटिसाइज़ किया है कि इनका गांव से क्या लेना देना, ये किसी दलित के घर पे बैठ कर खाना क्यों खा रहे हैं या इस तरह। तो हम सड़क पर दूसरे अंदाज से गए। वो एनर्जी जो आती है वो सिर्फ इंतखाबात के दौरान ही दिखाई देती है। नहीं, बीच में भी अभी देखिए, अभी मिसाल के तौर पर बहरीन से जाना, उससे पहले अमेरिका जाना, और आपने देखा कि इमेज भी बदली। तो एक कुछ ख़ास ताकतें इस काम में लगी हुई हैं कि मोदी जी के मुकाबले पर किसी को भी डेवलप नहीं होने देना है, और उसके लिए बहुत प्लानिंग के साथ कुछ काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अगर वो कर रहे हैं उन्हें तो करना ही है और वो करेंगे ज़रूर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें वो नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम उसको तोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो तबका जो इस काम में लगा हुआ है वो काफ़ी दल बल और आप कहना चाहिए हर चीज़ से बड़ा ताकत में है, और उसको बड़ी ज़बरदस्त मदद की जा रही है इस काम के लिए। सोशल मीडिया पे भी की जा रही थी। जब हमने सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की कोशिश की तो लोगों को साफ नज़र आने लगा, वही लोग जो कल तक सोशल मीडिया में राहुल गांधी के बारे में बहुत सारी ऐसे बातें करती थी जो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है,
आज उनका रवैया बदल चुका है राहुल जी के बारे तो में। आप उनसे उन्हीं के अंदाज में जंग क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सवाल इस बात देखिए, का है। हम उनके अगर अंदाज में, सोशल मीडिया हावी हो रही मैं है तो आपको एक बात बताऊं, जी। हम उनके अंदाज में जंग न लड़ सकते हैं और न हम लड़ना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हम नफरत फैलाएं? आप ये चाहते हैं कि अगर वो इस देश के अंदर किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम भी वही करें? मैं समझता हूँ कांग्रेस की ना ये पॉलिसी थी, ना है और ना आगे होगी। मैं राहुल जी को कोट करके कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि सेकुलरिज्म हमारा उड़ना बिछोना है। हम कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हमारी आइडियोलॉजी में बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आइडियोलॉजी से फ़र्क है। उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी दूसरी है। हम उस आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं जिस आइडियोलॉजी के तहत ये देश तकसीम होने के बावजूद भी एक सेकुलर मुल्क बना। गांधी जी ने जिसकी कमान संभाली, नेहरू जी ने जिनकी कमान संभाली, आज उन लोगों को जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया, जो जेलों में गए, जिन लोगों ने फांसियां के फंदे चूमे, आज वो लोग इस सरकार के अंदर और इस आइडियोलॉजी के तहत गद्दार करार दिए जा रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में आधे घंटे की जेल नहीं काटी, जिन्होंने एक आदमी कोई फांसी के फंदे वाला तैयार नहीं किया, बल्कि अंग्रेज़ों की एक तरह से कहना चाहिए रहनुमाई को ना सिर्फ कबूल किया बल्कि उसके अंदर और हाथ बटाया और देशवासियों के ख़िलाफ़ काम किया, आज वो इस देश के अंदर सबसे बड़े देशभक्त बने हुए घूम रहे हैं। घूम ही नहीं रहे हैं, सरकार उन्होंने हासिल कर ली। और ये सरकार किस तरह हासिल की? तहसीन साहब, ये सरकार उन्होंने एक दबे कुचले वर्ग, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके उनके ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल पैदा करके ये सब हासिल किया है। मैं आपको एक बात और कह दूं कि ये शायद पहला मुल्क है जिसमें एक अक़लियत को ये कहा जा रहा है कि इससे अक्सरियत को ख़तरा है। ये अक्सरियत आज से नहीं है, यानी ये देश के अंदर जो लोग अक्सरियत में हैं उनकी हज़ारों साल की डेवलपमेंट के बाद आज देश यहाँ तक पहुँचा है, जिसमें उनकी आबादी जो है 100 के आसपास ये है। तो हम कहते रहे, लेकिन आपने उनका उस तरीके से मुकाबला नहीं नहीं, किया। हम मुकाबला कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। हम इस पर बात करेंगे। इस आइडियोलॉजी को हमारे नकारते साथ हैं। मीम अफजल साहब बने रहेंगे, अब कहीं जाइएगा नहीं है। हम इस खास मुलाकात में अभी इस वक्त के बाद लौट कर आते हैं और इनसे हम बात करेंगे मदरसों के हवाले से भी, ट्रिपल तलाक के हवाले से भी, और कांग्रेस का क्या रवैया लोकसभा में रहा, क्या राज्यसभा में रहा, उस पर भी बात करेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्फ के बाद। ख़ास मुलाकात में इस वक्त हमारे साथ हैं साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट जनाब मीम अफजल साहब, कांग्रेस के तर्जुमान की हैसियत से। देखिए, आपने कहा कि नफ़रत फैलाई, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की जब ज़रूरत पेश आती है तो कांग्रेस का रवैया बदल जाता है मुसलमानों को लेकर। चाहे गुजरात के इंतखाबात रहे हों या ट्रिपल तलाक़ वाले मामले पर कहा जाता है कि लोकसभा में आपकी हिमायत रही और राज्यसभा में आपने एक अलग रुख इख्तियार किया। देखिए, जहाँ तक ट्रिपल तलाक़ का मामला है, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी का मतमय नज़र शुरू से ये रहा है कि जिस कम्युनिटी से मुताल्लिक कोई शिकायत है उसका तदारुक, उसको दूर करने का काम उसी कम्युनिटी को करना चाहिए। ये हमारी लाइन थी और आज भी यही लाइन है। लेकिन जब देखा कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, औरतें जो है सड़कों से निकल कर बाकायदा एहतजाज की एक मूरत बन गई, टीवी चैनल्स के ऊपर आकर के वो मर्दों के साथ बैठ कर के अपनी दर्द बयान करने लगे, तो सभी पार्टियों का रुख उसके अंदर बदला। और मैं ये समझता हूँ कि ट्रिपल तलाक़ का जो मसला था वो एक नॉन इशू था जिसको एक इशू बनाया गया। नॉन इशू मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा इशू नहीं था कि इसको एक पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव में इसको ये बताने की कोशिश की जाए कि इससे मुल्क को बड़ा ख़तरा है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी में मसला रहा, बिल्कुल रहा, उसकी वजह से ये नेशनल इशू बना। बिल्कुल रहा है। और मैं तो आज से नहीं, मैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। उस ज़माने से मैं महसूस करता था, जिस वक्त शाबानों का केस हुआ था, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में हमारे एक मुस्लिम लीडर ने तकरीर की थी। उनकी तकरीर का 80% हिस्सा जो था, आरिफ मोहम्मद खान साहब का जिक्र कर रहा हूँ मैं, उसका 80% जो हिस्सा था वो तरीक़ा तलाक़ के ख़िलाफ़ था
कि जो एक वक्त में 3 तलाक दी जाती हैं, इसी से सारी बुराइयां पैदा होती हैं, जो शाबाना जैसी लोगों औरतों को बेचारियों को जाना पड़ा कोर्ट के अंदर, और उसके नतीजे में एक ऐसा फैसला आया जिसको हमारे उलमा ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नकारा और कहा कि नहीं, ये गलत है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि क्या ठीक था, उसका नुकसान भी आरिफ मोहम्मद खान को उठाना पड़ा। बिल्कुल, आरिफ मोहम्मद खान साहब को बाकायदा ना सिर्फ नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उनका कैरियर तबाह करने की कोशिश की गई, कर लिया किसी हद तक सियासी कैरियर, लेकिन वो आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मैं उस ज़माने से ही ये महसूस करता था। मेरा उस ज़माने में एक बड़ा अखबार आप जानते हैं, मैं खुद निकालता था। मैंने उसमें पूरा इस मौक़िफ़ को छापा और मुझे धमकियां तक भी मिली उस ज़माने में। वो माहौल में और आज के माहौल में बहुत फ़र्क आ गया है। आज लोग खुल अपने तौर पे कह रहे हैं। मैं देखता हूँ कि उस ज़माने में धमकियां थी, आज मैं खुल करके मैंने कहा कि ये ट्रिपल तलाक जो है कुरान का तरीका नहीं है, इसको बंद करना चाहिए। और जब हमने ये कहा तो लोगों ने अप्रिसिएशन के टेलीफोन किए और कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो राज्यसभा में क्या मसला दरपेश हो गया? राज्यसभा में कोई मसला नहीं है। देखिए, बुनियादी बात ये नहीं है, आपने भी कहा कि लोकसभा में हमने, लोकसभा में इनकी अक्सरियत थी, वॉइस वोट से इन्होंने पास करा के निकाल के ले गए। ये बोलने कहाँ दिया? जब राज्यसभा में आया तो हमको बोलने का मौका मिला, चूँकि वहाँ पर सारी अपोजिशन पार्टियाँ इकट्ठी हो गई और वहाँ पर इनकी मेजॉरिटी नहीं है। बुनियादी बात, हम उस बिल के ख़िलाफ़ नहीं हैं। तरमीम जो आप चाहते हैं, तरमीम जो है वो बुनियादी बात यह है कि उसके अंदर कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं बिल के, जिसके नतीजे में आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ पैदा होंगी, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होंगी, बल्कि उन मुस्लिम औरतों के लिए पैदा होंगी, बल्कि वो उस कम्युनिटी के अलावा देश के लिए भी होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है और उससे रोज़ पुलिस को जूझना पड़ेगा, उससे रोज़ अदालतों के अंदर केसेस जाएंगे, तो आप कानून को ठीक करके उसका इतलाक़ कर दीजिए। अब आज ही खबर आई है कि साहब ऑर्डिनेंस ले आएंगे वो लोग। भाई, ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्या है? अभी 15 दिन के बाद दूसरा सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का। आप 15 दिन की ताख़ीर नहीं कर सकते क्या? ऐसा इमरजेंसी मसला है क्या? कोई ट्रेन छूटी जा रही है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि भाई इसको पानो? ये रास्ता ऑर्डिनेंस का तो कांग्रेस नहीं दिखाया है। नहीं, देखिए, ऑर्डिनेंस हम लाते हैं तो ख़ास वजह होती है ना उसकी। इसमें कौन सी खास वजह? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑर्डिनेंस मत लाइए, सरकार का हक है। राज्यसभा में जो है आप लोगों की अक्सरियत है, आप वहाँ पे उनका साथ नहीं देते, इसलिए नहीं तो हम अगर साथ नहीं दे रहे तो हम इस बुनियाद पे नहीं दे रहे कि हमारे पास अक्सरियत है। हम इस बुनियाद पे दे रहे हैं कि आप इस कानून को दुरुस्त करें। और हमेशा समझिए कि जो सरकार है, देश चलता है, वो डेमोक्रेसी के अंदर 2 पहियों पर चलता है। एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन होती है। अपोजिशन के बगैर आप रूलिंग पार्टी को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं डैमेज होगा। अगर खाली अपोजिशन को आगे बढ़ाएंगे और रूलिंग पार्टी को नज़रअंदाज करेंगे तो भी डैमेज होगा। तो जो जमहूरियत की रूह है, हम तो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। और हमने ये महसूस किया, इसके बावजूद कि हम ट्रिपल तलाक के हक़ में नहीं है, एक वक्त में 3 तलाक के ख़िलाफ़ हैं। हम ये समझते थे, हमारे तमाम लीडरों ने ये बात कही कि भाई ये मुसलमानों को खुद तय करना चाहिए। लेकिन मेरे जैसे लोग जो कांग्रेस के अंदर हैं, उन्होंने खुल कर के कहा कि नहीं, ये हमको बोलना चाहिए इस पर कि भाई ये ट्रिपल तलाक जो है कुरान का तरीक़ा नहीं है। इससे औरतों के हुकूक जो हैं वो उसको सलब किया जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बेचारी सड़कों पर आ जाती हैं, उनको एक वक्त में आदमी कह के गुस्से में किसी भी वजह से, क्या उस ये पर तफसील में बेहतर नहीं रहता कि कम्युनिटी के लोग बैठकर इसको पहले ही तय कर लेते, हल कर लेते? आज जो ये कानून भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो मौका तो हम ही लोगों ने दिया। भाई साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हमने इसका मौका न दिया होता तो आज सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत नहीं करनी पड़ती। मेरी तो एक तजवीज़ थी जिस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था कि उलमाए कराम, ख़ासतौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुजारिश थी कि आप इस पर इज्तिहाद कीजिए, आप एक इजमा कीजिए, बैठ कर के सब तय कीजिए, जो कुरान का तरीक़ा है उसको सही करार दीजिए, और जो ये एक वक्त जिसको तलाक़ एक तरह से बिदत जिसको कह रहे हैं, खुद ही आप कह रहे हैं कि ये सब बुराई है, इसको बंद करिए। वो कर सकते थे, उनके पास पावर है, मेरे पास तो नहीं है पावर, आपके पास तो नहीं है। उलमाए कराम के पास एक बॉडी है, वो ऐसा कर सकती थी। अगर वो ऐसा करती तो शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। बोर्ड को मानते भी नहीं है, कहते हैं कि बहुत मैं इस बहस में नहीं जा रहा अच्छा, कि मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये वजूद ज़रूर था कि जब सुप्रीम कोर्ट में वो पार्टी बने थे और वो अगर सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त लगाते और 6 महीने का वक्त मांग के
इज्तिहाद करके इस बुराई को खुद ही ख़त्म कर देते तो सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती। कहीं ना कहीं कोताही हो गई 100%, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। कोताही नहीं हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। और आज जब फैसला आ गया तो आपने कहा कि नहीं भाई अब तो कबूल कराएं, हम कबूल कर रहे हैं। आपने उसके बाद जब बिल आया, पहले आपने कहा ये एंटी इस्लामिक है, उसके बाद आप कहते नहीं, इस बिल के अंदर दुरुस्त करने के बाद हमें बिल पर कोई इतराज़ नहीं है। ये एक दिन एक स्टेटमेंट, दूसरे दिन दूसरा स्टैंड, ये क्या ये कोताही नहीं है? हमारे उलमाए कराम, उसमें कुछ एक दो लोग ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक़ सियासत से, सियासत भी समझते हैं, उनको कम से कम इस नज़रिए से देखना चाहिए कि हम अपने मज़हब को उस अंदाज से लेकर के चलें और उस हद तक जाएं उसके अंदर जहाँ तक हमें मजहबी तौर पर इजाज़त भी है और उससे हम किसी तरह की कंट्रोवर्सी को रोक भी सकते हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, इसके अंदर अभी मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर किसी साहब ने कहा कि जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, कौन हमारे साथ है, कौन औरों के साथ है। अब अगर कोई मेरे जैसा आदमी के बारे में कोई ये कहने लगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हैं, तो जाहिर है इस पर हंसी आएगी। हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। महसूस किया जा रहा है मीर मुर्तज़ा साहब, मुसलमानों में खुद बहुत ज़्यादा एक अंदरूनी तौर पर तकसीम सी नज़र आ रही है जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। आप देखिए मदरसों को लेके अगर शिया वक्फ बोर्ड से कोई बयान आता है तो उसका असर तो बहुत दूर तक होता है। देखिए शिया वक्फ बोर्ड के जो साहब ये बयानात दे रहे हैं और नहायत ही घटिया बयानात उन्होंने देते रहे हैं, वो इनकी परवरिश कहाँ हुई है? ये बीएसपी से इन्होंने अपना शुरू किया, समाजवादी पार्टी के अंदर इन्होंने एक बड़े लीडर को वहाँ अपने मुट्ठी में लिया और जाहिर है कि जो सरकार थी ये उसके हिसाब से काम करते थे। आज सरकार बदल गई, मैंने तो ये सुना है कि उनके ऊपर केसेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, उनको तो जेल में होना चाहिए था। वो जेल की बजाय आज जो है वो लाल बत्ती की गाड़ी लेकर घूम रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि इस तरह के जो बयानात वो दे रहे हैं, मुझे खुशी की बात यह है, मैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश देखता हूँ। ये साजिश क्या है? और ख़ुद सुब्रमण्यम स्वामी ने मेरे साथ एक डिबेट के अंदर ये बात कही थी। चलिए आप रुकिए, क्योंकि मैं नाज़रीन हम इस बात को जारी रखेंगे, मगर इस मुख्तसर वक्त के बाद हम लौट कर आते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे मीर अफजल साहब की नज़र में ये मदरसों के ऊपर जो तहमतें लगाई जा रही हैं, क्या वो साजिश है, तो वो क्यों है और उनके पास इसके बारे में क्या सबूत है, इस मुख्तसर वक्फे के बाद। ख़ास मुलाकात में इस वक्त हमारे साथ हैं मीर अफजल साहब, कांग्रेस तर्जुमान हैं, साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट हैं। वक्फे पर जाने से पहले आप ये जो मदरसे को लेकर जिस तरह की बातें जो है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने की, उसको लेकर आप जो कह रहे थे कि इसको आप साजिश करार देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या साजिश नजर आती है? इसमें दो साजिशें हैं, एक तो मदरसों को बदनाम करने की, एक शिया सुन्नी डिवाइड करने की, ये तासुर देने की कि इस कम्युनिटी में दो धड़े हैं और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। और ये काफ़ी दिनों से कोशिश हो रही है और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक टीवी बहस के दौरान मेरे साथ बहस करते हुए ये बात कही कि ये हमारा मकसद है कि हम शियों और मुसलमानों के दरमियान, आम सुन्नी मुसलमानों के दरमियान में डिवाइड करें। डिवाइड है नहीं, तो मैं अभी आ रहा हूँ उस पर, डिवाइड करें ताकि इनकी ताकत जो है वो कमज़ोर हो। लेकिन मैं जो शिया वक्फ बोर्ड के जो करता धरता जो बयानात जिस तरह के दे रहे हैं, जिस तरह उन्होंने मदरसों पर इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ पाकिस्तान से पैसा आता है, सरकार सो रही है क्या? पाकिस्तान से पैसा आता है तो पकड़ो, बताओ कौन से मदरसे में पाकिस्तान का पैसा आया? नहीं, हुकूमत ने तो उस बयान को माना ही नहीं है। देखिए हुकूमत नहीं मानती तो ऐसे आदमी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? प्रधानमंत्री को इस तरह की चिट्ठी लिख रहा है, वो कहते हैं अगर हम उनको हटा देंगे तो फिर शिया हमारे खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, क्यों हो जाएंगे? इससे पहले उन्होंने कितनी जगहों पर लोगों को हटाया है, किसने उन पर इल्ज़ाम? जब सरकारें आती हैं अपने हिसाब से लोगों को रखती हैं। माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन आपने बनाया, क्या किसी ने एतराज़ किया इस पर? जहाँ जहाँ पर जो भी पोजीशंस थी, एक ऐसा आदमी जो टेंटेड है, जिसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम आते हैं, इस पर मुकदमात चल रहे हैं, आप उसको सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि वो शिया सुन्नी। मैं शिया लीडरों को सबसे बड़ी मुबारकबाद देता हूँ, कल्बे जवाद साहब ने बाकायदा गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। तो ये जो डिवाइड करने की एक साजिश है उसको नाकाम बना दिया गया है, लेकिन इन लोगों की कोशिश है, इसके पीछे कुछ ताकतें काम कर रही हैं और ये हमको समझने की ज़रूरत है।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन ताकतों का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो यूनिटी है उसको तोड़ा जाए। और हम यूनाइट होकर के कौन सा भाई देश के खिलाफ काम कर रहे हैं? हम तो इस देश को बनाने वाले लोगों में शामिल हैं। हमने तो हमेशा इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के सदर बन गए हैं। अब उनका जो इम्तिहान गुजरात में और हिमाचल में हुआ था, उसके बाद अब उनका बहुत बड़ा इम्तिहान कर्नाटक में होने वाला है। अभी गुज़श्ता दिनों सिद्धारमैया जो कर्नाटक के वज़ीर आला हैं, उनका एक बयान आया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेके, और उन्होंने उनको दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं इस किस्म के बयानात क्या उस तरह के बयानात नहीं है जिनकी वजह से गुजरात आप देखिए, मैं उसकी वजाहत कर दूँ। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 15 से 20 लीडर ऐसे हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई विवादित बयान देते हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा करते रहते हैं। कि इस तरह के बयानात की जब आप इम्तिहान में जा रहे हों, क्या आपको नहीं लगता कि इससे बीजेपी को तक़वियत ही पहुंचेगी इस तरह? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि सीतारामैया बेचारे क्या करेंगे जब अमित शाह वहाँ जाकर के एक तकरीर करते हैं और उसमें कहते हैं कि ये सरकार एंटी हिंदू है, तो आप क्या कर रहे हैं? उस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? उस पर शाम को टीवी पर बहस क्यों नहीं होती है? उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठता कि एक नेशनल पार्टी, रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट इस मुल्क की मेजॉरिटी कम्युनिटी के ताल्लुक से एक चीफ मिनिस्टर पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो एंटी हिंदू है? ये क्या सही है? नहीं, अब कोई इसको मान लेगा? वो इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर आपके जो रहनुमा है वो हिंदू बनने की कोशिश भी शुरू कर देते हैं। नहीं, जैसे गुजरात में जिस तरह राहुल गांधी ने कोई हिंदू बनने की कोई कोशिश नहीं है। मंदिर गए राहुल गांधी जी। वो हिंदू हैं, ये बताने की ज़रूरत थी, इसलिए बताया गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर हर्ज क्या है? अगर राहुल गांधी किसी, मोदी जी पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पूछना चाहता हूँ, एक सेकुलर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपना हर प्रोग्राम मंदिर से शुरू करता है, किसी ने एतराज़ किया आज तक इस पर? राहुल गांधी पे एतराज़ क्यों होता है भाई? नहीं, कहीं मंदिर से करें, मस्जिद से करें, उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, फिर इस पे वावेला क्यों हो रहा है? आपने भी ये सवाल जो पूछा है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी को कभी ऐसा करते देखा नहीं मैं ये पूछूं आपसे। नहीं, आप पहले भी करते थे वो, लेकिन वो किसकी कोई पब्लिसिटी नहीं होती। चूंकि इलेक्शन का मौका था इसलिए पब्लिसिटी हो रही है उसकी, उसको बताया जा रहा है, उसका भी फायदा उठाने की कोशिश की। 2019 को लेकर हमने पहले भी ऐसा सवाल किया था। बीजेपी बहुत पहले से शुरुआत कर चुकी है सारे को। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के सदर बनने के बाद कांग्रेस जो है किस तरीके से आगे बढ़ेगी कि कहीं मुकाबले में नजर आए? क्या आप चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बहुत अहम स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, मेरी पार्टी का व्यू नहीं है ये जी। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर जो अभी निकाय चुनाव हुआ है उसमें बहुत एक्टिवली काम कर रहा था, और उस चुनाव की बुनियाद पर जिसमें 16 मेयर लड़े थे, जिसमें 14 जो है ईवीएम के ज़रिए से वो भारतीय जनता पार्टी जीती। अभी भी आप ईवीएम को नहीं? अभी आ रहा हूँ वो आपको बताऊंगा ना मैं। और उसके अलावा 11,000 चुनाव और हुए थे, जिसमें चेयरमैन भी शामिल थे, मेंबर भी शामिल थे, सभासद शामिल थे, बोर्ड के मेंबर शामिल थे। उन 11,000 चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 25% सीटें मिली, 50% के ऊपर उसका ज़मानत जब्त हुई, और 25% के अंदर वो लोग हारे हैं, ज़मानत बचा ली उन्होंने। वहाँ चुनाव जो हैं वो बैलेट पेपर से हुए थे। तो जहाँ एक तरफ शहर के अंदर ईवीएम काम करता है तो बीजेपी जीत जाती है, और जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है लोग हंसेंगे, आप भी हंस रहे हैं और आप भी कहेंगे आप पुराने। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब तक ईवीएम है भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, और ये बात मैं बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि मुझे ईमानदारी के साथ ये एहसास होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, लेकिन उसने साबित किया जब गुजरात चुनाव को डिले करने का जब काम किया उसने, तो वहीं से ये बात शुरू हो गई थी, ईवीएम बंद करिए और आप पूरे चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से लड़ाइए, और मैं आपको दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ नहीं सकती है। यही देखिए, ईवीएम को लेकर आपने जो बात कही है, आपके जहाँ पर जीत जाते हैं आपके जो नुमाइंदे हैं, तो क्या वो ईवीएम से जीते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, पंजाब के अंदर हम जीते थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का भी आप लोगों का अच्छा मुजाहिरा रहा है, वो भी, तो क्या वो ईवीएम के जरिए? मेरी अपनी राय है वो बिल्कुल एक मैनेज शो था, और जानबूझ करके ऐसा माहौल बनाया गया
पहले हम सुबह को हार रहे थे, उसके बाद हम जीत रहे थे, उसके बाद फिर बीजेपी ऊपर बढ़ती है, फिर हम और ऊपर बढ़ते हैं, फिर हम नीचे आते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? आप खेल करने वाले, साजिश करने वाले, हमारा आप वास्ता बहुत बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं और तो बिल्कुल मैं तो बिल्कुल लगा रहा हूँ। आपकी जो पार्टी है वो इसको लेकर फिर कोई बहुत बड़ा तहरीक क्यों नहीं शुरू करती? मैंने आपको कहा कि मैं अपने ज़ाती अनुभव की बुनियाद पर ये बयान आपको दे रहा हूँ, और सभी लोगों को मैं कहूँगा, और मैं अपनी पार्टी में भी कहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करते हैं, लेकिन अभी शायद वो माहौल नहीं आया है। लेकिन आप लिख लीजिए मेरी बात, 19 से पहले ये मुद्दा आएगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे और ईवीएम से चुनाव होगा, तो ये देश डेमोक्रेसी की तरफ से नहीं, डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। नाज़रीन, आपने ये ख़ास मुलाकात में मीम अफजल साहब ने जो आखिर में जो बातें कही हैं, हो सकता है आप उससे इत्तफाक रखते हों, ना भी रखते हों, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मीम अफजल साहब इसको एक ज़ाती हैसियत से कह रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी का भी रुख जहाँ जहाँ हारते हैं वहाँ पे तकरीबन इसी किस्म का रहा है। यूपीए 1 के बाद भी मुझे याद पड़ता है कि एक साहब हारे थे, कांग्रेस से ही थे, वो गुजरात में, उन्होंने भी ये बात कही थी, लेकिन इनकी पार्टी ने तब ये बात मानी नहीं थी क्योंकि यूपीए 2 आ गई थी। तो ये गौर करने वाली बात है कि इस किस्म के इल्ज़ामात में कितना जो है हकीकत है, कितनी नहीं है। लेकिन अगर कुछ इसमें ख़राबी है तो फिर इसका मुकाबला करने की इनकी पार्टी को भी कोशिश करनी चाहिए। और जमहूरियत में मुकाबला आराई जो है वो जमहूरी तकाज़ों, जमहूरी तरीके से होती है। मीम अफजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस खास मुलाकात में हमको वक्त दिया। आपका भी और नाज़रीन, आपके लिए भी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, अदा।